मूवी स्टार्ट होती है 20 अप्रैल 1964 केस से, यानी जब वॉरेंस ने अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जर्नी खाली शुरू करी थी। एक एंटीक्स और विंटेज शॉप पर वो होते हैं जहाँ पर विक्टोरिया नामक लड़की ने वॉरेंस को बुलाया हुआ था। विक्टोरिया बताती है कि यहाँ पर मेरे पिता को स्टोर रूम में कुछ आवाज़ें सुनाई दिया करती थी और एक दिन अचानक से उन्होंने खुद को लटका लिया, ख़त्म कर लिया। और शुरुआत में तो विक्टोरिया को पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ दिन बाद विक्टोरिया को भी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसको ऐसा लगता था कि स्टोर रूम से कोई उसको पुकार रहा है। अब बस लॉरेंस सीधा ही स्टोर रूम में जाती है, जहाँ पर उसको एक एंटीक और एंशियंट मिरर दिखाई देता है जो कि दिखने से ही इविल लग रहा था। उसके ऊपर 4 अजीब से छोटे छोटे बच्चों की क्रिएचर्स बने हुए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि लॉरेन प्रेग्नेंट थी। अब लॉरेन को यहाँ पर अचानक से कुछ महसूस होता है और जैसे ही वह शीशे को छूती है तो लॉरेन को पता लगता है कि यहाँ पर एक स्पिरिट है जो कि डरी हुई है। लेकिन तभी लॉरेन को एक इविल चीज़ भी महसूस होती है। शीशे पर अचानक से क्रैक का निशान बन गया। लॉरेन को अपने बच्चे और खुद का भविष्य महसूस होता है। ग्लिम्सेस दिखाई देते हैं। हुआ यूं कि बेबी को इस डिमोनिक शक्ति ने काइंड ऑफ मार्क कर दिया था। अचानक से लॉरेन के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और एड उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। काफ़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन होता यह है कि वो बच्ची जिंदा पैदा नहीं होती। और यहाँ पर लॉरेन को इविल के होने का एहसास हो जाता है। वहाँ पर लाइट भी चली गई थी, सारे डॉक्टर भी काफ़ी डर गए थे। अब लॉरेन भगवान से प्रे करती है और 1 मिनट के बाद बच्ची जिंदा हो जाती है, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद बच्ची का नाम जूडी रखा जाता है और हम जानते हैं कि लॉरेंस सेंट लूसी की वंशज है, इसलिए जूडी का बचना तो तय था। वॉरेंस अब इस केस से दूर हो जाते हैं। लॉरेंस जूडी को सेफ रखना चाहती थी और अब हम यहाँ पर जूडी की बचपन की ढेर सारी मेमोरीज को देखते हैं, कैसे वॉरेंस ने बहुत अच्छे पल अपनी बेटी के साथ बिताए, साथ ही साथ 1000 से ज़्यादा केसेस को सॉल्व किया। लेकिन उन्होंने जूडी को कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, हमेशा उसे दूर रखने की कोशिश करी। इसकी वजह यह है कि लॉरेन एक मीडियम है, जैसे कि सिस्टर आयरन थी, इसलिए जूडी के पास भी बचपन से ही भूतों को, स्पिरिट्स को, इविल को देखने की शक्ति थी। वो डरती डरती अपनी माँ के पास आती है। वो कहती है कि उसको डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं। लॉरेन उसको एक चीज़ सिखाती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऐसा बोलो और यह सब रियल नहीं होता, ये चीज़ें दूर भाग जाएंगी, जिससे कि जूडी रिलैक्स हो जाती है और ये चीज़ वो बड़े होने तक भी करती रहती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें 1986 वेस्ट पिटसन पेंसिल्वेनिया का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक स्मॉल परिवार को जिन्होंने एक नया घर खरीदा था जो कि 2 मंजिलों का था। सभी लोग काफ़ी खुश थे। इस फैमिली में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। जैक के माता पिता जॉन और मैरी स्मॉल, जॉन के बेटा बहू जैक और जेनेट स्मॉल, जैक और जेनेट की 4 बेटियां जिनके नाम थे डॉन, हेदर और सबसे छोटी ट्विन सिस्टर शैरन और कैरन। और 9वां मेंबर था इनका डॉग जिसका नाम था साइमन। हैदर का बर्थडे होता है और उसके दादाजी जॉन ने उसके लिए एक एंटीक मिरर परचेज किया था और ये मिरर वही था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में लॉरेन के पास देखा था। और यहाँ हम देखते कि मिरर पर वो क्रैक अभी तक भी था। जॉन ये कहता है कि ये मिरर उसको काफ़ी सस्ते में मिल गया, जो लोग इसको बेच रहे थे ये उनकी गाड़ी में नहीं आया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वो लोग इसको ले जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि ये मिरर जहाँ भी जाता होगा कुछ ना कुछ बर्बाद करता होगा। हैदर केक कट करने ही वाली थी, लेकिन तभी कैंडल अचानक से कोई और ही बुझा देता है और सीलिंग टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे हैदर को काफ़ी चोट आई थी, यानी इविल ने आते ही अपनी शक्ति दिखा दी। खैर तभी हमको एक वार्निंग दिखाई जाती है कि यह अब तक की सबसे खतरनाक सच्ची घटना है वॉरेंस की, जिसने कि वॉरेंस का करियर तक खत्म कर दिया था। अब हम वॉरेंस को देखते हैं जो कि अपना एक लेक्चर दे रहे थे अबाउट एनाबेल पर। जूडी के साथ ऑडियंस में और बच्चे भी थे जो कि इनडायरेक्टली वॉरेंस का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि ज़माना काफ़ी आगे जा चुका था और लोगों को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। सबसे बड़ी बात कि जब से एड को हार्ट अटैक आया था उसके बाद से ही इन लोगों ने केसेस को लेना छोड़ दिया था। खैर अब वॉरेंस मिलकर डिनर करने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जूडी और लॉरेन दोनों को महसूस होता है कि कुछ तो जाग गया है। अचानक हंटिंग बढ़ जाती है और जूडी के कंधे पर से एक एंटिटी का हाथ आता है, जिसको देखकर वो दोनों काफ़ी डर गई थी, लेकिन वो शांत रहने की कोशिश करती हैं। दोनों ही अक्कड़ बक्कड़ वाला मंत्र गाती है और माँ और बेटी दोनों इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश में थी, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहती थी वो किसी भी इविल से टक्कर ले। मीनवाइल इस मर्ड हाउस के अंदर सूजी नाम की डॉल खुद ब खुद आवाज़ करने लगती है, जो कि ट्विन सिस्टर की डॉल थी। लेकिन जेनेट जो होती है वो कपड़े धो रही थी, तभी अचानक से उसे बेसमेंट के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। ये डॉल भी उसको अपने रूम के अंदर डरा रही थी। जेनेट फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी तो कोई पेंट्री से फ़ोन की वायर को खींचने लगता है। जेनेट को लगता है कि बच्चियाँ होंगी, लेकिन बच्चियाँ तो दूसरी साइड खेल रही थी। तभी अचानक फ़ोन कोई अंदर से खींच लेता है, लेकिन जेनेट जब लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता।
जिससे कि जैनेट काफी डर जाती है। अब दूसरी तरफ उन दोनों ट्विन सिस्टर को दिखाया जाता है। सूजी डॉल अचानक से हवा में उड़ने लगती है, जिसके पीछे बूढ़ी दादी की आत्मा थी, जिसको देखकर बच्ची डरकर भाग जाती हैं। अब जैक तभी रात में काम से वापस घर आता है और वो दोनों बच्चियां सभी को उस हादसे के बारे में बता रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैनेट जानती थी कि यहाँ पर कुछ तो है। सबको लग रहा था कि दादी ने ऐसा मजाक किया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। वो बूढ़ी महिला का भूत कोई और ही था। इसके बाद हम हैदर और डॉन को देखते हैं, जो कि आपस में बातें कर रही थी। हैदर कहती है कि उसको ये शीशा बिल्कुल पसंद नहीं है। जब से ये यहाँ पर आया है तब से कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन डॉन उल्टा हैदर का ही मजाक बनाती है कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही दिखती है, यानी कि मिरर के ऊपर बने हुए लोगों की तरह। लेकिन मजाक उड़ाने के बाद भी वो हैदर की हेल्प करती है। वो मिरर को रात में ही उठाकर बाहर कचरे के ढेर में फेंक देती है, क्योंकि उनको यह लगा कि मिरर जब से आया है तब से ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कचरे की गाड़ी आती है, जो इस मिरर को लेकर जाने लगती है। जैसे ही कूड़े वाले ट्रक का ट्रंक बंद होता है तो यह मिरर पीसेस में टूट जाता है। लेकिन हम जानते हैं ईविल ऐसे नहीं जाता। अचानक से डॉन जो होती है उसको खून की उल्टियां होने लगी थी, और जो मिरर के टुकड़े टूटे हुए थे वो उसके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। वो स्मर्ट परिवार फौरन डॉन को लेकर हॉस्पिटल जाता है। और अब यहाँ पर स्मर्ट परिवार को यकीन होने लगा था कि इस घर के अंदर जरूर कोई ईविल शक्ति है। इसके बाद हम एड को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्लियर बताते हैं कि एड अब एक और हार्ट अटैक नहीं सह पाएगा। उसको अपना लाइफस्टाइल फूड चेंज करना होगा। लेकिन एड डॉक्टर की नहीं सुनता। अब जूडी अपने माता पिता को अपने बॉयफ्रेंड टोनी के बारे में बता चुकी थी। वो बर्थडे पार्टी में आएगा और 6 महीने पहले से वो दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन एड इससे इतना खुश नहीं होता। अब तभी एड के बर्थडे का दिन आ जाता है। घर में एक बड़ी पार्टी थी। जूडी और टोनी एक साथ आते हैं और टोनी यहाँ पर काफी घबराया हुआ लग रहा था। अब हम पार्टी में फादर गॉर्डन को भी देख पाते हैं, जो कि वॉरेंस के काफी करीब थे। जूडी को वो खुद की बच्ची भी मना करते हैं। अब जूडी अपने माता पिता से और फादर गॉर्डन से टोनी को मिलवाती है, और हमें यहाँ पता चलता है कि टोनी पहले पुलिस में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी और फिलहाल वह नौकरी की तलाश में है। अब हम एड को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों को दूर से अपना म्यूजियम दिखा रहा था, लेकिन टोनी दूर से ये देखकर काफी डर गया था। इसके बाद जूडी रूम के अंदर अकेली बैठकर अपने पास्ट की फोटो देख रही होती है, बचपन को देख रही होती है। लेकिन तभी उसको रॉकिंग चेयर दिखाई देती है, जो कि हिल रही थी, और उस पर एनाबेल डॉल थी। जूडी खुद को शांत करती है, तभी टोनी वहाँ पर आके उसको संभाल लेता है। अब टोनी और जूडी किस करते हैं, तभी वहाँ पर लॉरेन आ जाती है। दरअसल लॉरेन टोनी को टेबल टेनिस खेलने के लिए बुलाने आई थी। अब टोनी तो एड के पास चला जाता है, लेकिन लॉरेन जूडी से बात करती है। वो कहती है आजकल हॉन्टिंग बार बार क्यों हो रही है, वो भी इतनी खतरनाक। लेकिन जूडी कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर लॉरेन वार्न करती है कि बेटा इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये चीज़ें जिंदगी खराब कर देती हैं। क्योंकि लॉरेन खुद आज तक इन चीज़ों से पछता रही है। ये चीज़ें माइंड को खराब कर देती हैं। इसके बाद हम टोनी और एड को टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं। एड टोनी को 3 पॉइंट से हरा देता है, लेकिन एड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसका हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसके बाद जूडी थोड़े टाइम के लिए बाहर चली जाती है। तभी हम टोनी को वॉरेन से बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है वो जूडी से बहुत प्यार करता है, वो शादी के लिए रिंग लेकर आया है, वो उसको प्रपोज करना चाहता है। लॉरेन तो रिंग देखकर काफ़ी खुश थी। इनफैक्ट उसने टोनी का हाथ भी टच किया था, और उसको फील हुआ था कि सच में टोनी उसकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। लेकिन एड अभी भी तैयार नहीं था। लेकिन टोनी बताता है कि उसने रिंग बहुत जल्दी खरीद ली थी जब वो जूडी से मिला था। उसको पता था कि शी इज़ वन। लेकिन लॉरेन काफ़ी शर्मा रही होती है, खुश भी होती है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही शादी करी थी। लेकिन एड अपनी बच्ची को लेकर काफ़ी परेशान था, क्योंकि जो बचपन में हुआ था उसके बाद से वह अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता था। इसके बाद हम कॉन्जरिंग 1 के एक कैरेक्टर मैस को देखते हैं, जो जूडी के साथ था। जूडी के वहाँ आते ही रिंग किसी तरह से नीचे गिर जाती है और माहौल प्रपोज वाला बन गया था। और अब जूडी तुरंत ही हाँ कर देती है, क्योंकि वो काफ़ी वक्त से इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन एड अभी भी खुश नहीं होता। तभी हम फादर गॉर्डन को वॉरेंस के यहाँ से जाता हुआ देखते हैं। लेकिन फादर गॉर्डन पार्टी में एक खास बात करने के लिए आए थे, और वो थी स्मर्ट परिवार के बारे में। वो लोग काफ़ी समय से हॉन्टिंग को झेल रहे थे, और स्मर्ट परिवार ने किसी प्रीस्ट से बात करी थी। फिर उन्होंने फादर गॉर्डन को बताया। इसके बाद वो वॉरेंस के पास आए हैं। लेकिन एड तो यहाँ पर तैयार हो गया था, लेकिन लॉरेन इसके लिए साफ इनकार कर देती है कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब निराश होकर फादर गॉर्डन वहाँ से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वो इस बारे में सोचे ज़रूर। अब सीन शिफ्ट होता है, स्मर्ट परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब दिक्कत काफ़ी बढ़ गई थी। जैक जो होता है वो पहले की तरह ही रात में घर पर आता है, लेकिन अब उसका फेस उतरा हुआ था। पूरा परिवार काफ़ी डरा हुआ था। डॉन पिछले वोमेंट वाले हादसे के बाद से काफ़ी डर गई थी।
वो अपने फादर पर चिल्लाती है और कहती है हम होटल में क्यों नहीं रह सकते या फिर कहीं और, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और यह ईविल शक्ति उनको कहीं भी जाने नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, ये ईविल सिर्फ उनको नुकसान पहुंचा रही थी, सिर्फ डरा रहा था लेकिन मार नहीं रहा था, क्योंकि अगर मारना होता तो वह कब का खेल खत्म कर देता। इसके बाद रात में जब सब सो रहे थे तब अचानक से जैक को कोई ईविल शक्ति हवा में उड़ाने लगती है, उसका गला भी चोक करने लगती है। और ये जो सीन था वो बिल्कुल कॉन्जरिंग 1 वाले बैचपा सीन से मिलता है। हैदर अपने बर्थडे वाले दिन की कंफर्मेशन वाले दिन की वीडियो टेप देख रही थी, तो वो पोज कर करके देखती है, जिससे उसको अपने साइड में एक एंटिटी दिखाई देती है जिसने वो कैंडल्स बुझाई थी। और बस अब क्या था, जो कि एंटिटी होती है यानी कि यह बड़े बालों वाला आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर हैदर को काटने आने लगता है। हैदर बहुत तेज चिल्लाती है। अब ऊपर जैनेट उठती है तो देखती है कि जैक को कोई खत्म कर रहा था। खैर अब जैनेट जो होती है वह जैक को बचाती है और नीचे आ रही आवाज़ों के चलते वो सभी हैदर को देखने आ जाते हैं। हैदर काफ़ी डर गई थी। फिर डॉन सभी को टोंट करती है कि अब सबके साथ हुआ तब यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं कह रही थी। इसके बाद जैनेट और जैक मीडिया में चले जाते हैं, जिससे कि ये केस आग की तरह हर जगह फैल जाता है। सबको बताया जाता है कि किस तरह से एक परिवार उसके अंदर इस तरह की हॉन्टिंग हो रही है। वो लोग रोज मौत जैसे मंजर झेल रहे हैं। वॉरेंस जो होते हैं उन्होंने अभी तक ये खबर नहीं देखी थी और जूडी की शादी तय हो चुकी थी। वो ब्रेंडा नाम के एक डिजाइनर के पास आते हैं जो इस न्यूज़ को बंद कर देती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उसका बिजनेस खराब हो। इसके बाद वॉरेंस जिन्होंने ये काम छोड़ दिया था वो फिर से इसके अंदर आ जाए। ब्रेंडा जूडी को चेंजिंग रूम में ड्रेस पहनाने के लिए लेकर जाती है, चेक करने के लिए कि फिटिंग ठीक है या नहीं। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, जिस वजह से उसको बाहर जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असिस्टेंट कॉल नहीं उठा रही थी। और अब वो रूम मिरर से हर तरफ से ढका हुआ था। अचानक जूडी को वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। तभी गेट खोलकर कोई अंदर आता है। उसको लगता है कि ब्रेंडा अंदर आई होगी, लेकिन वो ब्रेंडा नहीं थी। वो उसकी ड्रेस में छुपकर बाहर आती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं ये उसी बूढ़ी औरत का बुत था जो कि स्मर्ट परिवार के अंदर था। यानी ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये आत्मा जो होती है वो जूडी की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी जूडी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो बोलने लग जाती है, जिस वजह से वो वापस चली जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि शीशे में से ही उसका ईविल वर्जन उसको चोक कर रहा है, जिसको देखकर जूडी काफी डर जाती है। तभी लॉरेन और ब्रेंडा वहाँ पर अंदर आते हैं। ये देखकर लॉरेन काफी डर जाती है क्योंकि काफी समय से ऐसी हॉन्टिंग नहीं हुई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मीडिया के अंदर ये सारी कवरेज चल रही होती है। तभी हम देखते हैं मैरी जैनेट जो जैक की माँ थी, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था। तभी फादर गॉर्डन चर्च को बिना बताए स्मर्ट परिवार की हेल्प करने के लिए आते हैं। वो बेसमेंट में जाकर होली वाटर छिड़कते हैं। वाटर जो होता है वो तुरंत ही इवेपोरेट हो जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ पर कुछ तो ईविल था, जिससे कि उनको कुछ तो दिखाई देता है। इसके बाद वो डरते हुए बाहर आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पर बहुत ही ईविल चीज़ें हैं। उनको तुरंत ही बिशप से मिलकर इस केस को सोल्व करना होगा, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी डेंजरस है। इसके बाद वो वापस आने का वादा करके सीधा बिशप मैकेना से मिलने आते हैं। इसके बाद बिशप की असिस्टेंट और सेक्रेटरी फादर गॉर्डन को इंतजार करने के लिए कहती हैं, लेकिन तभी उनकी नाक से अचानक ब्लड आने लगता है और बाहर एक वायर कोड अपने आप खींचने लगती है। तभी वहाँ से अचानक सेक्रेटरी गायब हो जाती है। अचानक फ़ोन बजने लगता है, जो कि जूडी का था, जो कह रही थी अब बहुत हुआ और आप जा सकते हैं, आपका काम खत्म हुआ। बेसिकली ये डीमन था जो फादर को मोक कर रहा था कि अब वो खत्म होने वाले हैं। इसके बाद अचानक पूरा रूम बंद हो जाता है और वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। इसके बाद गेट पे जो नोब होता है वहाँ पर होली क्रॉस बना हुआ था, जो कि खुद ब खुद उल्टा हो जाता है और ये दरअसल डीमन के अंदर आने का हिंट था, यानी कि ये डिमोनिक शक्ति काफ़ी पावरफुल है। इसके बाद वो डिमोनिक एंटिटी फादर की ओर बढ़ती है। तभी फादर अपना होली क्रॉस उठाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक क्रॉस जल जाता है। फादर का हाथ भी जल गया था और अब फादर पोजेशन में आ जाते हैं। तभी फादर उसी टाइट हुई वायर कोड से खुद को लटकाकर ख़त्म कर देते हैं, जो कि सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग था। इसके बाद मीनवाइल एड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी म्यूजियम की हर चीज़ टोनी को दिखा रहा था। ये सब उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है। वो बताता है वो सभी इविल्स को इन सभी आर्टिफैक्ट्स अंदर कैद करते हैं, जो कि ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह जिनको किसी बोतल के अंदर रखा जाता है वैसे ही, और इससे ही वो सेफ रह सकते हैं। अगर इनको तोड़ दिया गया तो इविल किसी और को अपना शिकार बनाएगा। और इन चीज़ों को डेली ब्लेस किया जाता है ताकि ये डिमोनिक एंटिटी यहीं पर। अब टोनी जो कि काफ़ी हैरान रह जाता है कि वॉरेंस ने 1000 से ज़्यादा केसेस सॉल्व किए थे। अब अचानक लॉरेन और जूडी वहाँ पर आ जाती हैं। वो बताती हैं कि फादर गॉर्डन अब नहीं रहे। सभी उनके फ्यूनरल पर काफ़ी दुखी थे और शौक भी थे। लॉरेन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन जूडी जैसे ही उनकी कब्र को छूती है
तभी उसको कुछ दिखाई देता है जिससे कि जूडी काफ़ी डर जाती है। तभी फादर ज़ेंडलर वॉरेंस को यह बताते हैं, आपकी इमेज बेशक चर्च और मीडिया में ख़राब है, लेकिन फादर गॉर्डन हमेशा उनकी तारीफ़ करते थे क्योंकि उनका काम सच्चा था, वो सबकी हेल्प करते थे। तभी जूडी उनसे एक सवाल करती है कि फादर गॉर्डन की मौत से पहले वे कहाँ गए थे। तब वो बताते हैं कि वो पेंसिल्वेनिया यानी स्मल्ट हाउस में गए थे। जूडी समझ जाती है उसका रीजन और ये बात सेम है। इसके बाद लॉरेन को दिखाया जाता है जो कि घर पे बर्तन साफ कर रही थी। तभी उसे एक विजन आता है जिसके अंदर जूडी वाला लॉकेट सिंक के अंदर गिर गया था, जिसमें खून भरा हुआ था और पूरा किचन खून से भर गया था। तभी एड उसको संभालता है और लॉरेन यहाँ पर समझ जाती है जूडी की जान खतरे में है। तभी टोनी उनको आगे बताता है जूडी पेंसिल्वेनिया यानी स्मल्ट हाउस गई है, लेकिन वॉरेंस ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वो केस नहीं लेंगे और सीधा जूडी को लेकर घर आ जाएंगे। लेकिन जैक और जैनेट वॉरेंस को देखकर काफी खुश थे कि फाइनली कोई तो एक्सपर्ट उनके यहाँ पर आया। वो लोग बताते हैं कि वो मीडिया में हेल्प के लिए ही गए थे, लेकिन उल्टा सभी लोग उनको गलत समझने लगे। प्लीज हमारी हेल्प करो। इसके बाद वॉरेंस जूडी को लेके वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जूडी मना करती है और वो अपनी माँ से बताती है कि आप आज तक सबको बचाते आए हैं, तो इन सबको क्यों नहीं। इन सबकी हालत देखिए, पहले वो नहीं समझ पाई थी आप सब ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आज इस परिवार को उनकी ज़रूरत है और जूडी इस चीज़ को समझती है। फादर गॉर्डन भी आखिरी टाइम यहीं पर आए थे और उनकी मौत का राज यहीं पर दफन है। उनके लिए हमें ये करना पड़ेगा और वो कुछ तो बताना चाहते थे। और अभी ये सब सुनकर वॉरेंस रेडी हो जाते हैं स्मर्ट परिवार की हेल्प करने के लिए। और अब एड अपना रिकॉर्डर सेट करता है और अब स्मर्ट परिवार सब कुछ स्टार्टिंग से बताता है आखिर हुआ क्या था। जूडी टोनी को बताती है उसने मौत देखी है और यहाँ पर कोई तो शक्ति है जो चाहती है कि जूडी यहीं पर रहे। और अब हमको समझ में आता है कि स्मर्ट परिवार अभी तक जिंदा क्यों है। वो जूडी को और लॉरेंस परिवार को यहाँ पर लाना चाहता था। इसके बाद लॉरेंस को कुछ फील होता है और वो एक पिक्चर को टच करती है जो कि स्मर्ट परिवार के अच्छे पलों की थी। इसके बाद वो एक घोड़े वाले खिलौने को स्टार्ट करती है और उसको फिर बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन इनका डॉग साइमन हमेशा डरा हुआ रहता था क्योंकि डॉग जो है वो महसूस कर सकते हैं इन इविल एंटिटीज को। इसके बाद किचन में एड सबके लिए पैनकेक बना रहा था। तब टोनी उसको अपने जॉब छोड़ने की वजह बताता है। एक दिन एक डिस्ट्रेस कॉल आया था कि एक वायलेंस केस हुआ है, एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था। वो और उसका टीममेट वहाँ पर चेक करने गए थे, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वो आदमी टोनी को शूट करने वाला था, लेकिन किस्मत से वो गन नहीं चलती और टोनी बच जाता है। किस्मत ही या फिर शायद जूडी की शक्तियाँ कि वो बच गया था। तभी उसने डिसाइड किया कि वो जॉब छोड़ देगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहा तो वो जूडी के साथ वक्त कैसे गुजारेगा, उससे शादी कैसे करेगा। और उसी दिन उसने जूडी से शादी करने के लिए रिंग खरीद ली थी। और अब ये सुनकर एड को काफ़ी अच्छा लगता है कि टोनी को जूडी की चिंता थी और वो सच में उससे प्यार करता है। और अब जूडी को दिखाया जाता है जो सभी बच्चों को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ लॉरेन को दिखाया जाता है जिसको ऊपर रूम से कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन तभी जूडी अपनी माँ की तस्वीर लेती है, लेकिन तभी फ्लैश ऑन होने की वजह से लॉरेन डर जाती है। तभी दोनों को कुछ फील होने लगता है जो कि ऊपर से आ रहा था। तभी लॉरेन अकेले ऊपर चेक करने के लिए जाती है जहाँ पर जूडी के पीछे सूजी डॉल थी जिसको ट्विन सिस्टर कैरन आकर ले जाती है। इसके बाद ऊपर लॉरेन जब बेड पर चेक करती है तो कोई एंटिटी थी जो कि यहाँ पर चादर के अंदर अपना हाथ दिखाते हुए चली जाती है। तभी हम नोट करते हैं गेट पर 3 स्मॉल सी थ्रो स्क्वायर बने हुए हैं जो कि दर्शाता है कॉन्जरिंग 4 के अंदर 2 और 3 भी है, यानी कि ये मूवी अभी तक की सबसे डरावनी है। तभी लॉरेन अचानक बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसको कुछ महसूस हुआ था और फिर लॉरेन सब कुछ समझ जाती है आखिर इस घर में हो क्या रहा है। लॉरेन एड को बताती है इस घर में 3 आत्मा है। इस घर के अंदर एक लेडी, उसकी माँ और उसका पति था, लेकिन पति काफ़ी जुल्म करता था, इसलिए उस लेडी का अफेयर किसी और से हो जाता है। ये बात जब उस आदमी को पता चलती है तो उसने कुल्हाड़ी से माँ और उसकी बेटी दोनों को ख़त्म कर दिया और वो आदमी खुद भी ख़त्म हो गया। और यही लंबे बाल वाली स्पिरिट जो हमने देखी थी जिसने हैदर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया, और जो कुछ भी हादसे हुए थे वो भी बेसमेंट के अंदर ही हुए थे, यानी कि वहीं पर उनको मारा गया था। लेकिन एड ये कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, प्रेत आत्माओं को तो वो तुरंत ही खत्म कर सकते हैं, कितनी प्रेत आत्माओं को उन्होंने शांत किया है। लेकिन लॉरेन कहती है ये बात पूरी नहीं है, ये जगह पहले एक खेत हुआ करती थी और ये 3 आत्माएं तो सिर्फ एक कठपुतलियां हैं। असली इविल फोर्स तो कोई और ही है जो इनके पीछे छुपा हुआ है और लॉरेन उसको देख नहीं पा रही, और यही सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज थी। और यही रीजन है ये इविल इन तीनों आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा है स्मल्ट परिवार को डराने के लिए। लेकिन उनका कहना ये था अभी तक किसी भी इंसान को पोजेशन में नहीं लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पास्ट में हर एक केस के अंदर पोजेशन हुआ था, लेकिन ये इविल इतना इंतजार आखिर किस चीज का कर रहा है, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी।
अब अचानक जूडी को अपनी माँ की आवाज़ ऊपर से आने लगती है। अब वो चेक करते करते एटिक में आ गई थी, यानी कि ये इविल एंटिटी उससे मिलना चाहती थी अकेले में। उसने बचपन में ही जूडी को मार्क कर दिया था और अब हम इविल मिरर को देखते हैं जिसको तोड़ दिया गया था। लेकिन हम जानते हैं ये चीज़ें नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन अब जूडी यहाँ पर गलती कर देती है, वो इस मिरर को छू लेती है। तभी एक भयानक हलचल होती है। तभी एक चौक बाहर आती है जिस पर लिखा हुआ था दीवार पर मिस मी, जो कि एनाबेल ही करती थी। लेकिन ये एनाबेल नहीं है, ये इविल एंटिटी जूडी के डर का फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि जूडी सबसे ज़्यादा एनाबेल से ही डरती है। जूडी डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी कैरन की आवाज़ उसको एक कमरे से आ रही थी जहाँ पर कोने में एनाबेल डॉल बैठी हुई थी। अब अचानक एनाबेल डॉल बहुत बड़ी होकर जूडी का पीछा करने लगती है, जिससे जूडी सीढ़ियों से गिर जाती है। और इविल यही तो करता है। ये 3 स्टेप ऑलरेडी वॉरेंस पहले ही बता चुके हैं। इन्फेक्टेशन यानी कि डीमन अपनी प्रेजेंस को दर्शाता है, फिर ऑपरेशन यानी कि जूडी का मेंटल स्टेट तोड़ना, जो कि इविल ने कर दिया था, और फाइनल आता है पोजेशन, यानी कि ये इविल जूडी के पीछे है, इसलिए अभी तक स्मर्ट परिवार में किसी को भी उसने पोजेस नहीं किया था। वॉरेंस जूडी को संभालते हैं और जूडी बताती है एटिक में कुछ तो है माँ। और अब जैसे वॉरेन चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। जिस इविल से वो आज तक बचते हुए आ रहे थे वो वापस आ गया। उसने उसको ढूंढ लिया और लॉरेन फिर से इस मिरर को टच करती है, लेकिन इस बार लॉरेन का ये कहना था कि नहीं, कुछ तो गलत है, ये मिरर अब पहले जैसा नहीं रहा। यानी कुछ तो था जो इस मिरर के बारे में बदल गया था, यानी उसको वहाँ पर इविल प्रेजेंस अभी महसूस नहीं हो रही थी। अब वॉरेंस जूडी की और इस शापित मिरर की कहानी बताते हैं। असल में वॉरेंस के साथ जब उनके करियर की शुरुआत में ये सब हुआ था, वो लोग डर गए थे और वो वहाँ से भाग गए थे। विक्टोरिया का क्या हुआ उनको कोई भी आइडिया नहीं है, यानी उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी थी। अब अचानक जूडी को खांसी आने लगती है, जिसको देखकर डॉन काफ़ी डर गई थी, क्योंकि उसको भी ऐसी ही खांसी आई थी। और जब भी कोई खांसता था तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ था वो काफ़ी खतरनाक था। तभी वॉरेंस फैसला करते हैं ये मिरर ही हर चीज़ की जड़ है, उनको इस मिरर को अपने बेसमेंट में म्यूजियम में रखना होगा, तभी कुछ हेल्प होगी और वहीं इसको कैद किया जा सकता है। टोनी इसमें हेल्प करने वाला था, लेकिन एड का ये कहना था एक बार यह शुरू किया, डीमन को लड़ाई के लिए ललकार दिया, फिर वो वापस नहीं जा सकते और उनको इसी रात में ही घर जाना होगा और मिरर वहाँ पर रखना होगा। ये काम टोनी, जैक और एड करने वाले थे और ये रात बहुत ही अलग होने वाली थी। सब कुछ सेट हो चुका था। इनफैक्ट इविल भी रेडी था लड़ने के लिए। एड बताता है हाथों में ग्लव्स पहनना होगा और इस मिरर को बिल्कुल भी किसी को नहीं देखना और शांति से इसको बाहर ले जाना होगा। और अब यहाँ पर साइमन डॉग अचानक भौंकने लगता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया था यहाँ पर क्या होने वाला है। और अब जैसे जैक और एड मिरर को लेकर जा रहे थे, मिरर बहुत भारी हो जाता है और इविल यही करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है उनको रोकने के लिए। तभी जूडी की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है। वो कहती है मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब टोनी कार स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। मीनवाइल मिरर का कपड़ा हट जाता है और बेल्ट भी खुल जाती है और जैक इस मिरर को देख लेता है, जिससे उसको महसूस होने लगता है इविल यहाँ पर आ चुका है, जिसके चलते जैक नीचे गिर जाता है और मिरर को अकेले एड नहीं संभाल पाता और बस मिरर जैक के पैर पर नीचे आकर गिरता है। और टोनी किसी तरह से कार स्टार्ट करके यहाँ पर लेकर आता है, लेकिन तभी वहाँ पर रहने वाली एक बूढ़ी दादी की आत्मा सामने आ जाती है, जिससे कि कार ठुक जाती है और टोनी को यहाँ पर पहली बार किसी स्पिरिट की मौजूदगी का एहसास होता है। जो कुछ भी हो रहा था उसकी आवाज़ सुनकर लॉरेन और स्मार्ट परिवार वहाँ पर आता है। तभी लॉरेन को कुछ फील होता है और वो जूडी के पास जाती है, जहाँ पर वही घोड़े वाला टॉय चल रहा था और जूडी एक कोने में बैठी हुई थी जो कि पोजेस हो गई थी। और अब इविल कहता है हम कब से तुम्हारा और जूडी का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और जूडी हमारी है, हम इसको ले जाएंगे। और अब जूडी पोजेशन में आकर लॉरेन को इतना तेज धक्का देती है, जिससे लॉरेन सीधा बेसमेंट में जाके गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और डॉग भी यहाँ पर काफ़ी भौंक रहा था, इसलिए जूडी उसको हवा में उड़ा के फेंक देती है। अब एड वहाँ पर आके जूडी को समझाते हैं कि वो इस इविल से लड़ सकती है, लेकिन इविल उल्टा ही एड के हार्ट को ट्विस्ट कर देता है, जिससे एड को काफ़ी चक्कर आने लगते हैं। उसे मिनी हार्ट अटैक हो रहा था और उसकी दवाई भी वहीं पर गिर जाती है। अब टोनी बाहर ही कैद हो गया था। वो किसी तरह से जूडी को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट लॉक थे। अब जाहिर सी बात है इविल किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। अब टोनी बेसमेंट के रास्ते अंदर आने की कोशिश करता है, जहाँ पर वही कुल्हाड़ी मैन लॉरेन को मारने वाला था, लेकिन तभी टोनी आकर लॉरेन को बचा लेता है। और अब हम वहाँ पर उस लेडी की आत्मा को भी देख पाते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी मैन की बीवी की। और हो सकता है यहाँ पर टोनी की उसी ने हेल्प करी होगी बेसमेंट को खोलने के लिए, अदरवाइज इविल जो था वो इसको खोलने नहीं देता। और अब दूसरी तरफ एड को देखते हैं, जो किसी तरह से दवाई खाकर ठीक होता है और लॉरेन और टोनी उसको संभालते हैं। और वॉरेंस जो होते हैं वो पूरे स्मार्ट परिवार को बाहर जाने के लिए बोलते हैं,
और जूडी ऊपर एडिक की तरफ जाती है। ईविल यहाँ पर सिर्फ जूडी को ही चाहती थी, इसलिए उन्होंने आज तक स्मार्ट परिवार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाए, सिर्फ उनको डराया और ना ही उनको पोजेस किया, क्योंकि उनका असली शिकार हमेशा से जूडी थी। और ये सब करना तो खाली वॉरेंस का ध्यान यहाँ पर खींचने के लिए था। और शायद फादर गॉर्डन को राज का पता चल गया था, इसलिए डीमन ने उनको खत्म कर दिया। अब वॉरेन एक्सोर्सिज्म के लिए किताब लेकर एडिक की तरफ जाता है, जहाँ पर जूडी ने खुद को लटकाया हुआ था। वो किसी तरह उसको नीचे उतारते हैं, लेकिन जूडी की सांसें अटक गई थी। जूडी को चेस्ट कंप्रेशन दिए जाते हैं, लेकिन तभी एड को भी ये एंटिटी नुकसान पहुंचाने लगती है। और लॉरेन क्लियरली अपने कंधे पर इस आत्मा की शक्ति के हाथ को देख पा रही थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जूडी और एड ठीक हो जाते हैं। और अब अचानक से मिरर हवा में उड़ने लगता है और बहुत जोर से घूमने लगता है। और अब एड एक्सोर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन इस ईविल ने मिरर के नीचे टोनी को दबा दिया था। और अब एड की बाइबल जलने लगती है और उसी का ईविल रूप उसको चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन एड हार नहीं मानता। वो जलती हुई बाइबल को मिरर पे लगा देता है, जिससे ईविल तड़पने लगता है और सबको खिड़की के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि वो जूडी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। और अब एड और टोनी जूडी और लॉरेन को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन जूडी और लॉरेन हिम्मत करते हैं कि अब अकड़ बकड़ बम्बे बो से कुछ नहीं होगा, अब वो इस एंटिटी का सामना करेंगे। इसके बाद वो दोनों ही अपना हाथ मिरर पर लगा देती हैं और अब ये सब मिलकर किसी तरह से उस आत्मा को मिरर में कैद कर लेते हैं। इसके बाद इस मिरर को वॉरेंस के म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है। खैर, अब माना जाता है 3 साल बाद तक स्मार्ट परिवार इसी घर के अंदर रहा था और उसने फाइनली टोनी को अपना दामाद मान लिया था। और अब एंड में हम टोनी और जूडी की शादी को देखते हैं और अब हम वहाँ पर कॉन्जूरिंग 1 से 3 तक के सभी मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एज अ गेस्ट आए हुए थे। और हम यहाँ पर रियल जूडी और टोनी को भी देखते हैं। इनफैक्ट जेम्स वॉन भी यहाँ पर थे। और अब मूवी खत्म होने से पहले लॉरेन एड को बताती है उसने उनका फ्यूचर देखा है। वो नाना नानी बन चुके हैं, किताब लिख चुके हैं और वो लेक्चर्स भी दे रहे हैं जिस पर सभी यकीन कर रहे थे। और उनका परिवार अब हमेशा खुश रहेगा। और अब ये हॉरर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब